Hi everyone, chalo come back. Let's start with Caro now. All the big clauses, but easy ones. मुझे इतना डिफिकल्ट आई एम श्योर आपको भी इतना डिफिकल्ट अभी तक द 9 clauses दैट यू स्टडीड हाउ इज द फीलिंग लाइक दे आर सो ओके ओके क्लॉजेस है मतलब इतना कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा आपको उसमें कि यार वी हैव टू टेक सो मच एफर्ट टू रिमेम्बर इट इट्स नॉट लाइक दैट राइट नाउ बट देयर आर सम बिग क्लॉजेस लेट्स स्टडी देम एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका लॉजिक क्या है ठीक है कैसे याद रख सकते हैं उसको come to page number ठीक है चलो इन द बिग क्लॉजेस सीरीज सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिकॉज बहुत दिन हो गए हैं पीपी पढ़े हुए चैप्टर 5 पढ़ा था तब उसके साथ में पीपी पढ़ा था अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होंगे तो देयर आर टोटल 6 थिंग्स हाउ मेनी थिंग्स वी हैव टू सी 6 था ना इसमें हाउ कम दिस इज 5 ओवर हियर ठीक है कंसोलिडेट किया होगा कुछ तो सबसे पहले सुनो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम क्या देखेंगे कि जो भी कंपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेंटेन कर रही है वेदर दे आर मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर द पीपी आपके पास जो नोट्स है आप उससे रेफर करोगे आपके पास ये नोट्स है तो आप इससे रेफर करो ठीक है फर्स्ट वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का फुल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड द सिचुएशन कहां पर सिचुएटेड है पीपीई ठीक है अगर कंपनी इंटेंजिबल असेट्स मेंटेन करती है तो इंटेंजिबल असेट्स के भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए जिसमें इंटेंजिबल असेट्स के क्या होगा प्रॉपर फुल पर्टिकुलर्स होगा सेकंड हमको चेक करना है कि क्या कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया है इफ यस तो क्या उनको कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है इफ यस सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपरली डेल्ट विथ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट थर्ड कंपनी के सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज का जो टाइटल डीड है वो कंपनी के खुद के पास है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लेसर लेसी एग्रीमेंट एंड अगर नहीं है तो क्या आपको एक डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा मतलब यू एज एन ऑडिटर यू विल हैव टू रिपोर्ट द डिस्क्रिप्शन एक पूरा 6 कॉलमनर फॉर्मेट आप बनाओगे जिसमें कौन सा प्रॉपर्टी है जो कंपनी के टाइटल डीड जिसके पास आपके पास कंपनी के पास में नहीं है वो सिंगल प्रॉपर्टी का ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है किसके नाम पर है वो क्या वो लोग प्रोमोटर डायरेक्टर या उनके रिलेटिव एम्प्लॉय हैं प्रॉपर इंडिकेट करो कि कब से प्रॉपर्टी उनके नाम पे हेल्ड है एंड व्हाई इट इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी अगर और उसके अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा चलो नेक्स्ट कम्स द if the company has actually revalued their PPE और intangible asset अगर दोनों में से किसी का रिवैल्यूएशन हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो रिवैल्यूएशन थ्रू रजिस्टर्ड वैल्यूअर है क्या पहली बात वो देखो दूसरा कितना चेंज हुआ है क्योंकि अगर आपके पीपी और इंटेंजिबल असेट का जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसमें वैल्यू का चेंज अगर 10% या उससे ज्यादा है अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ हाँ अब नीचे भी हो सकता है अपवर्ड भी हो सकता है 10% और मोर तो ईच सच असेट का नेट कैरिंग वैल्यू जो है उसका डिस्क्लोजर किसको देना पड़ेगा ऑडिटर को देना पड़ेगा ये ऑडिटर देगा हाँ इन कारों की रिपोर्टिंग में लास्ट का क्या कंपनी का किसी भी प्रॉपर्टी के होल्डिंग पर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर कोई केस चल रहा है क्या वेदर इट इज ऑलरेडी इनिशिएटेड और इट इज पेंडिंग दोनों ही इंक्लूड करना है अगर यस सो क्या कंपनी ने उस चीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलती है पब्लिक इजी वी जस्ट रिवाइज दैट राइट सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज इसके ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे सीए फाइनल वालों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था सीए फाइनल वाले बच्चों ने इतना गलत आंसर लिखा है ना मैं कितना दुखी हूं तुम लोगों को मैं बता नहीं सकती एंड तुम देखो कितनी सिंपल सी बात बोल रहे हैं आपको मालूम है कंपनी आपको मालूम है जो कंपनीज रहते हैं दे नीड वर्किंग कैपिटल लोन यू ऑल्सो स्टडी दैट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट whenever the company takes working capital loan from the बैंक को ना सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है नॉर्मली वो सिक्योरिटी ना कंपनी का इन्वेंट्री होता है कंपनी अपने इन्वेंट्री को सिक्योरिटी में दे करके देख के मतलब
इन्वेंट्री सिक्योरिटी वर्किंग कैपिटल लोन में उठाती है, ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री बैंक के पास भेज देती है, ऐसा नहीं। द इन्वेंट्री इज स्टिल हेल्ड विद द कंपनी बट एज अ सिक्योरिटी देती है। इनकेस वर्किंग कैपिटल लोन में कुछ तो भी कंपनी राड़ा करती है तो बैंक क्या कर सकता है, उसका इन्वेंट्री सेल ऑफ कर सकता है, या फिर एज अ सिक्योरिटी उसको हाइपोथेटिक लाइक दे विल टेक दैट इन्वेंट्री इनटू द कस्टडी। ठीक है। सो इसके ऊपर इन्वेंट्री का पॉइंट 2 है, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था सीए फाइनल के एग्जाम में इन नवंबर 24। बच्चे ये भी गलत करके आए थे। पॉइंट क्या बोलता है कि आपको इन्वेंट्री में चेक करना है वेदर ड्यूरिंग द ईयर, आप ये वर्ड को हाईलाइट करो, ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि ईयर एंड पे, पूरे साल में कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कंपनी ने क्या कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुई है, किसके द्वारा, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। वेदर द कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट्स की सिक्योरिटी पर। कितने अमाउंट का, कितने भी अमाउंट का, वन रुपीज का भी चलेगा क्या? नो, इट हैज टू बी इन एक्सेस ऑफ 5 crore rupees, इन एक्सेस ऑफ 5 crore rupees। इन एग्रीगेट मतलब नॉट नेसेसरली वन बैंक हैज इशूड, टुगेदर ऑल द बैंक्स का भी मिला के अगर वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लिमिट इज मोर देन 5 crores एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ईयर एंड पे, कभी भी, कभी भी अगर ऐसा है तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है। दैट इज नॉट व्हाट यू आर सपोज टू रिपोर्ट। यू, इफ दिस इज द केस देन यू प्लीज चेक। कोई भी बैंक क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। बैंक अगर सपोज इफ यू हैव अ बिजनेस राइट एंड दिस इज अ बैंक, you are the business owner, you go to the bank and says कि I want 10 crore working capital limit। बैंक says एक काम करो, you give me your inventory as security। बट हाउ डू आई नो कि ये मेरा 10 करोड़ का लोन जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट डूबेगा नहीं? तो क्लाइंट से योर क्लाइंट सेज कि बाबा आई हैव 15 करोड़ का इन्वेंट्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद इन माई फैक्ट्री। सो बैंक सेज ओके, मुझे मंथली मंथली नहीं सॉरी क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करो। इन क्वार्टरली स्टेटमेंट यू लिस्ट डाउन ऑल द इन्वेंट्रीज दैट यू हैव एंड उसका वैल्यूएशन कितना है। एवरी 3 months यू हैव टू सबमिट दैट स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट या रिटर्न बोलते हैं। So you have to, as an auditor, you have to report in your CARO clause 2 para 3 whether the company has submitted this quarterly statement with the banks or the financial institution, and if they have, whether that statement, क्या ये स्टेटमेंट बैलेंस शीट के इन्वेंट्री वैल्यू से मैच कर रहा है। आप समझ रहे हो? पता चला बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है 2 करोड़ का, मैं स्टेटमेंट बना के दे रही हूँ 10 करोड़ का। हो सकता है, मैं बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बिकॉज बैंक ने मुझे वर्किंग कैपिटल लिमिट दिया है। दैट शुड नॉट हैपन। सो यू हैव टू चेक, first you have to check whether you have bank, whether your client has submitted those quarterly statement to the bank, and second that statement should match with the books of account। at least इतना तो कर ही सकते हैं। दिस पॉइंट सीए फाइनल के लेवल पे बच्चे गलत करके आए हैं, मोर देन 60-70% स्टूडेंट्स हु हैज अपीयर्ड। ठीक है, डोंट मेक दिस मिस्टेक गाइस। छोटे छोटे पॉइंट है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम याद रखो। ऐसा नहीं है कि ईयर एंड पे ही 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। एक बैंक से होगा बाकी बैंक से नहीं, सारे बैंक, या तो एक बैंक से 5 करोड़ से ज्यादा या तो सारे बैंक्स को मिला के भी। स्टेटमेंट कब देना है? क्वार्टरली देना है, ना कि मंथली, ना कि ईयरली। एंड स्टेटमेंट किसके साथ मैच करना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट। एक ही पॉइंट में 3-4 चेक पॉइंट्स है। यस, ये आप चेक कर लोगे। along with that you also have to check the easy point। what is the easy point? Easy point is whether your client has conducted physical verification of inventory। which standard, under which standard you check that physical verification? Guys, you cannot forget this। 501। 501। ऐसे 501 specific consideration for selected items, inventory litigation and claims and segment information। yes, 510 किसके बारे में है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओपनिंग बैलेंसेस, वेरी गुड। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। 530 Audit Exam. sampling।
550, Related party. Related party. 560, Subsequent events. 570, Going concern. Going concern. 580, Written Written representation. representation. 590, है ही नहीं मैम. 610, Expert. Internal. Involvement of auditor Internal. expert. Using the work of internal auditor. Internal audit. in the work of internal auditor. वेरी गुड. चलो, सो क्या बोल रहे हैं आपको? यू हैव टू चेक वेदर योर क्लाइंट हैज कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल. वो आपको पता है एग्जाम में कैसे घुमाएंगे कि क्लाइंट ने हर 6 मंथ्स में इन्वेंट्री वेरिफिकेशन नहीं किया, साल में 4 बार इन्वेंट्री वेरिफिकेशन. एमसीक्यू में ऐसा कर सकते हैं. आपको वर्ड ढूंढना है रीजनेबल इंटरवल. डोंट गेट कैरिड अवे इन लाइफ. हाँ, इतना इजीली. यहां पर कहीं पर मेंशन किया है क्या? पीपी में भी उन्होंने क्या बोला था? रीजनेबल इंटरवल. यहां पर भी क्या बोला? रीजनेबल इंटरवल. हर क्लाइंट पे रीजनेबल इंटरवल अलग अलग हो सकता है. सो डोंट गेट कैरिड अवे इफ दे राइट 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप रीजनेबल इंटरवल वर्ड ढूंढना. ठीक है. सो वेदर योर क्लाइंट हैज कंडक्टेड द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट रीजनेबल इंटरवल by the management, and in whether in your opinion the coverage and the procedure of such verification by the management is appropriate. This is the same thing that you check in SA 501. Do you remember there was a point कि management का instruction check करना है whether that management instruction is being followed or not. 501 में inventory के लिए हम ये check करते थे whenever you go for inventory count, when you attend physical count, right? So this is what you have to check here also, कि मैनेजमेंट ने जो कवरेज लिया है इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए, जो प्रोसीजर लिया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. एंड इफ ड्यूरिंग द काउंट एनी डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस्ड, एंड छोटा मोटा डिस्क्रिपेंसी नहीं कि यार एक नट बोल्ट नहीं मिल रहा है तो तुम क्लाइंट को परेशान करने चले गए. नो 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 नो. इफ दैट डिस्क्रिपेंसी इज 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, हर एक क्लास ऑफ इन्वेंट्री के लिए अगर डिफरेंस कितना है 10% या उससे ज्यादा का, रिमेंबर नीचे वर्किंग कैपिटल की लिमिट मोर देन 5 CR है, यहां पर 10% और मोर है. पीपी के रिवैल्यूएशन में कितना था लिमिट? पीपी के रिवैल्यूएशन में 10%. 10% और मोर. 10%. 10% और मोर था ना उसमें. अप एंड डाउन 10% और मोर, मतलब मिनिमम 10% का भी हुआ तो आपको जाना है. यहां पर भी आपका सेम है. डिस्क्रिपेंसी हुआ इच क्लास में अगर, तो आपको क्या देखना है कि वेदर द सेम हैज बीन एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपरली डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आयुषी, कैन यू प्लीज समराइज बोथ द पॉइंट्स ऑफ इन्वेंट्री? क्या रिपोर्ट करना है कारो पैरा 3 क्लॉज 2 में? Ayushi, Yes ma'am. can you please summarize what do we have, what did we learn in para 2, sorry, para 3 clause 2 of Caro 2020? Sorry मैम, मैंने मिस कर दिया था. You missed the whole discussion? नो मैम, मैंने पैरा 2 क्योंकि मैम एक्चुअली मेरा बीच में क्या बोलते हैं लाइट चले गई थी तो वाईफाई कनेक्ट कब हो गया था डिस्कनेक्ट. No problem. Bijan, can you cover this, please? Yes, ma'am. मैम पहले तो ये देखना है कि तो इन्वेंटरी का फिजिकल काउंटिंग है वो एक रीजनेबल इंटरवल पे हुआ है कि नहीं. Correct. मैम फिर ये चेक करना है कि जो कवरेज एंड प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएट है कि या नहीं. और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिला वो 10% है उससे ज्यादा है तो रिपोर्ट कर दो. तो वो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करना है. वो अगर वो डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुआ है तो वो तो लाइक वेदर एंड डिस्क्रिपेंसी हैज बीन नोटिस, वो आपको बताना है. दूसरा, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट में डेल किया है नहीं किया है प्रॉपर. 4 पॉइंट है उसके अंदर, राइट? डन. लास्ट सेकंड पैरा ऑफ दैट क्लॉज 2. हम सेकंड पेयर में ये देखना है कि वो कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुआ है कि नहीं और वो 5 करोड़ से ज्यादा है या नहीं. अगर है हमें तो वो इसके मतलब बैंक ने सॉरी
क्लाइंट ने क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट फाइल किया है बट क्या है क्वार्टरली स्टेटमेंट के पहले आपको कुछ देखना था या नहीं देखना था? उसमें सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? करंट एसेट्स होना चाहिए। वो करंट इन्वेंट एसेट्स। तो अगर कुछ और उन्होंने फिक्स्ड एसेट बगैर बगैर लिख दिया अगर एमसीक्यू में, तो प्लीज नोटिस इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। हाँ, आगे। क्वार्टरली स्टेटमेंट वाला क्या बोल रहे थे आप? हमें वो कंपनी ने क्वार्टरली स्टेटमेंट जो करंट एसेट दिया है उसका स्टेटमेंट दिया है कि इसका क्वांटिटी और वैल्यूएशन का के बारे में स्टेटमेंट फाइल किया है या नहीं। करेक्ट। एंड अगर दिया है तो? तो अगर नहीं दिया है तो इसका डिटेल्स देना है। नहीं, अगर दिया है तो पहले वो पॉइंट बोलो। अगर दिया है तो वेदर इट इज इन, वो स्टेटमेंट किससे मैच होना चाहिए विजन? मैम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से वो एग्जैक्टली। और अगर नहीं हो रहा है देन यू हैव टू गिव द डिटेल्स। डिटेल्स या तो उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया या तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं हुआ, तो गिव द डिटेल्स, है ना? वेरी गुड। क्या होता है ना, इसके लिए मैंने सब इजी वाले क्लॉजेस बाद में पहले करवा दिए थे, क्योंकि ये क्लॉजेस में ना एक एक पॉइंट के अंदर लेयर्ड पॉइंट्स रहते हैं दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, इन्वेंट्री के ऊपर दे कैन गिव यू 3 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली। ठीक है, आपको लिखना आना चाहिए ना। क्लॉज 3 जो है वो हम थोड़ी देर के लिए में avoid एक पॉइंट था मेरा, बोलना। जैसे इसमें लिखा है सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो हाँ, इसमें ये होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इन्वेंट्री। नहीं, बिकॉज इट कैन बी द डेटर्स ऑल्सो। करंट एसेट कैश भी हाँ, आ गया। इट कैन बी कैश भी हो सकता है, इट कैन बी डेटर भी, कुछ भी हो सकता है। अपन ने इन्वेंट्री एज एन एग्जांपल लिया था क्योंकि अक्सर इन्वेंट्री के बेसिस पर होता है वैसा, बट इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ माई डेटर्स ऑल्सो। मैं बोल सकती हूँ क्या 10 पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को 20 करोड़ का जो डेटर्स रहता है, क्रेडिट सेल्स रहता है, तो ऐसा। यस। ना, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखेंगे, दोनों अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ में लिंक करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कम टू क्लॉज 5। क्लॉज 5 says any company should not so easily accept deposit from any public। पब्लिक से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज आप तो बाद में कंपनी बंद करके चले जाओगे, लोगों का पैसा डूब जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इज नॉट अलाउड। बट इफ द कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द सी, पब्लिक से डिपॉजिट लेने का काम किसका होता है? बैंक का होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है। अगर तुम बॉटल बनाने वाले या फिर आईफोन बनाने वाली कंपनी हो, तुमको क्यों चाहिए पब्लिक से डिपॉजिट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? But even if you have taken public deposit, please, as an auditor, you have to check whether the company is complying with the requirement of section 76 to 73 to 76 of the Companies Act and their relevant provision, rules made thereunder, whether they have been complied with or not, and if not, the nature of contravention to be stated. अगर कंपनी के ऊपर कोई ऑर्डर पास हुआ है बाय द कंपनी लॉ बोर्ड रिगार्डिंग दिस पब्लिक डिपॉजिट ओनली, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बाय आरबीआई और एनी अदर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विथ और नॉट। नाउ यू मे आस्क अ क्वेश्चन कि वेदर सेक्शन 73 टू 76 के अंदर के हमको सारे प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे क्या? द आंसर इज अभी के लिए नो। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं देखा है कि आईसीआई ने ऐसे क्लॉजेस जिसमें दूसरे सेक्शंस का रेफरेंस है कंपनीज एक्ट का, उसके ऊपर बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछा है। दे डोंट आस्क सच क्वेश्चन, सो ओनली द कंटेंट दैट इज रिटन ओवर हियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू बी बाय हार्ट। In respect of deposit accepted by the company or the amount which are deemed to be deposit, whether the directives issued by RBI, that is one, RBI, and second, the provision of section 73 to 76 of Companies Act has been complied with or not, and rules thereunder. अगर नहीं कंप्लाई किए हैं तो what is the nature
ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, कौन सा प्रोविजन क्लॉज का, डायरेक्शन का उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया है, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा बाय ऑडिटर। अगर कोई कंपनी लॉ बोर्ड ने इस रिगार्ड में, या एनसीएलटी ने, या आरबीआई ने, या ट्राइब्यूनल ने कुछ ऑर्डर इशू किया हुआ है, तो वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विथ बाय द कंपनी और नॉट। मैम डायरेक्टिव्स का मतलब क्या है? डायरेक्टिव्स आरबीआई के डायरेक्शंस, और डायरेक्टिव मींस द डायरेक्शंस इशूड बाय द आरबीआई। डन। पब्लिक डिपॉजिट इजी है, स्पेसिफिक सेक्शंस याद रखने हैं, वो सेक्शंस हाईलाइट करके रखो, ठीक है, बिकॉज अभी मल्टीपल प्लेसेस पे अपने को सेक्शंस रेफर करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू अनदर थोड़ा बिग क्लॉज बट इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लॉज 7 पैरा 3 ऑफ कारो 2020, स्टैट्यूटरी ड्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज? The money that is due to the government or any body, department, enterprise of the government. Yes, दो तरह का पैसा होगा, दो तरह का मनी होगा जो ड्यू होगा। पहला डिस्प्यूटेड, दूसरा अनडिस्प्यूटेड। मतलब आपको मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अगर सपोज मेरा कोई बिजनेस है जिसमें मैंने किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, तो व्हेन आई एम मेकिंग द पेमेंट टू दैट प्रोफेशनल, मुझे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था। यस, यू हैव स्टडीड दैट इन योर टैक्सेशन। मैंने टीडीएस डिडक्ट किया, जमा ही नहीं किया गवर्नमेंट को, टीडीएस नॉट पेड, रिटर्न नॉट फाइल्ड। क्या कोई मुझे दिक्कत है इस टीडीएस को जमा करने? क्या मुझे गवर्नमेंट से कोई खुन्नस है? देयर इज नो सच डिस्प्यूट। I have not paid. I have just simply not paid. I forgot the deadline only. This is undisputed statutory dues. Now comes the second. I have GST liability of 10 lakh rupees. After taking all the credit, there is one input tax credit that is not allowed, by the system. जीएसटीआर का जो सिस्टम होता है उसमें मुझे एक क्रेडिट अलाउ नहीं कर रहे हैं ऑफ 5 लाख रुपीस, because of which my output liability is coming as 15 lakh rupees. I am like, यार I should be getting that eligible credit. मैं क्यों 5 लाख का टैक्स पे करूं? According to me, my GST output liability is only 10 lakh rupees because I am taking that 5 lakh का credit. The system is not giving me 5 lakh का credit. मैंने केस कर दिया, ठीक है। नाउ दैट 10 लाख रुपए जो कॉमन थे ना, 10 लाख रुपए जो सिस्टम में दिख रहे थे और मैं जो बोल रही थी, वो तो अनडिस्प्यूटेड ड्यू हो गया। बट यू रिमेंबर जो 5 लाख का जिसका लफड़ा चल रहा था, जिसका क्रेडिट नहीं मिल रहा था, दैट विल बी माई डिस्प्यूटेड ड्यू। हो सकता है ऐसा। सो स्टार्ट ड्यूज में हमेशा ऐसा हो सकता है, कुछ पैसा लिटिगेशन में चला जाता है जिसको आप डिस्प्यूटेड ड्यूज बोलोगे, स्टैट्यूटरी ड्यूज बोलोगे, और कुछ पैसा रहेगा जो आपने नहीं पे किया है, अनडिस्प्यूटेड है, लेकिन कोई झगड़ा नहीं है, जस्ट आपने पे नहीं किया है। आर वी ऑल क्लियर? अब रीड करते हैं। इज इट अ लैग फ्रॉम माय एंड?
अच्छा, निकिता का भी इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आज। ओके निकिता, डन डन, सही बात है, आप टाइम इसमें लगाओ, आराम से रिकॉर्डेड से कवर कर लो, हो जाएगा, ठीक है। Now, whether the company is whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues. आपको चेक करना है जिन ड्यूज के बारे में कोई झगड़ा ही नहीं है, देर इज नो डिस्प्यूट ओनली, कम से कम कंपनी वो तो भी रेगुलर पे करना चाहिए। कौन से ड्यूज की बात कर रहे हैं? इंक्लूडिंग, सो दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज इंक्लूसिव लिस्ट, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जीएसटी, पीएफ फंड, ईएसआईसी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस और एनी अदर ड्यूज टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। ये किसके बारे में है? केस 1, अनडिस्प्यूटेड स्टैट ड्यूज। और इफ नॉट, कंपनी ने नहीं किया है, इफ नॉट, द एक्सटेंट ऑफ द अरियर्स, कितना अमाउंट पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, as on the last day of financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. Now this is where you have to apply your mind. ठीक है, क्या बोला मैंने? दो तरह के ड्यूज होंगे। What happened? Why the battery is low? चार्ज पे तो लगा है ना बॉस। फर्स्ट, जीएसटी अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। हमारा अनडिस्प्यूटेड का अमाउंट कितना था? 10 लाख रुपीस, डिस्प्यूटेड 5 लाख रुपीस। ठीक है, ये कब का पेमेंट है ड्यू था? 30 अप्रैल का। अप्रैल का मंथ का लाइबिलिटी कब तक पे हो जाना चाहिए था? नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख तक, 20 अराउंड 20th और सो, एनीवे वॉट एवर मे बी, इट शुड हैव बीन पेड इन मे। ठीक है, क्या पेमेंट किया कंपनी ने? नहीं। जून में पेमेंट किया? नहीं। जुलाई में पेमेंट किया? नहीं। अगस्त नो, सितंबर नो, अक्टूबर नो, दिसंबर नो, जनवरी नो, फरवरी नो, मार्च नो। Is this amount now pending as on 31st March 2025? It is outstanding. Yes. Can you tell me how many months has elapsed from the day it became payable? It became payable in the May. May के बाद से कितने months हो चुके हैं till 31st March? मैम 11 मंथ। May के बाद 11 month? मैम वो होगा अप्रैल में 2 मंथ। 10 months हो गया ना? How many months has elapsed since the date became payable? 10 months हो गया। मई के बाद से जून, मई टू जून, जून टू जुलाई, कैसा काउंटिंग करते हो यार तुम लोग? 10 months हो गया। यस गाइज, मुझे एक बात बताओ, एम आई टेकिंग दिस क्लास ऐसे ही मतलब इम्पोज्ड क्लास लग रहा है क्या? फोर्स्ड डिस्कशन लग रहा है क्या ये थोड़ा? और आर यू गाइज विथ मी? मैं कुछ नहीं, तुम लोग आंसर गलत लिखा ना, तुम बताती हूँ मैं तुमको। चलो, 10 months हो गया। अनदर 30th November, GST payable 5 lakh in the month of December। पेमेंट हो जाना चाहिए था। दिसंबर में पेमेंट किया? नहीं। जैन में पेमेंट किया? नहीं। फेब में पेमेंट किया? नहीं। मार्च में पेमेंट किया? नहीं। आउटस्टैंडिंग है अमाउंट एज ऑन 31st March? द आंसर इज yes. Is there a dispute? No. How many months has elapsed? 4.
दिसंबर के बाद से दिसंबर, जैन टू फेब टू मार्च, 3 मंथ्स ना। दिसंबर में पेबल हुआ था ना, दिसंबर के बाद से 3 मंथ्स। मैम 3 मंथ्स। ठीक है, ओके, गुड। नाउ you read that paragraph again. I'm not going to show that. Everybody please refer to your notes. Now you read that paragraph again and tell me, in the first para of clause 7, इसमें से कौन सा अमाउंट रिपोर्ट होगा? दोनों होगा, केस 1 होगा, केस 2 होगा, या दोनों नहीं होगा? टेन मंथ्स वाला होगा। दोनों होगा शायद। Ma'am, what was your question again? My question was, according to para 1 of clause 7, which of these amounts, or which amount is going to be reported by the auditor? Both 10 months or 3 months wala? Which case? Someone 10 said, months. 10 months. Ayushi said, then someone said both, no? Who was that person? हाँ। Vikas said both. ठीक है गाइस, जल्दी बोलो। हाँ, मुझे और भी क्लॉजेस करवाने हैं, यही नहीं करना है क्लॉज। 10 months, ma'am. रोनन, Ma'am, 10 months. both Months. Bijan said what? Ma'am, 10 months. First question. Who else voted? मुझे तुम लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है बेटा। मिनी 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 व्यू क्यों दिखता है यार? अस्मिता, Ma'am, 10 months only. रोनन, both रोनन बोला विकास भाई तू अकेला नहीं रहेगा, आई विल गिव यू द कंपनी। निराय, घनश्याम, both ma'am कौन बाकी है अभी वोट करने से? मानवी, मैम बोथ। मानवी बोल रही है मैं भी मैं भी चाहती हूँ गलत होना, मैं क्यों हर बार सही आंसर दूं? एक बात बताओ, अभी एक बात बताओ मुझे, ये वो पैरा में क्या लिखा हुआ है? क्यों बोला मैंने तुमको पढ़ने के लिए? बिकॉज they said, please notice it here, extent of the arrears as on the last day of financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated. मतलब जिस दिन से वो अमाउंट पेड था, वहां से लेके फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 6 मंथ्स हो चुका है, तो ही उस अमाउंट को रिपोर्ट करना है बाय द ऑडिटर। अगर सपोज रीसेंट मंथ का ही ड्यू है और पे नहीं हुआ है, तो वो पे कर देगा, 6 महीने तक है उसके पास टाइम लाइन, तब तक मत रिपोर्ट कर दो। 6 मंथ्स हो चुके हैं, नाउ इट इज अ प्रॉब्लम कि भाई डिस्प्यूट भी नहीं है तुझे कुछ, फिर भी तू पैसा नहीं जमा कर रहा है, नाउ इट इज अ कंसर्न, राइट? यस गाइस, आर वी क्लियर? सो ओनली 10 मैम month वाला विल गेट रिपोर्टेड इन द फर्स्ट पॉइंट। मैम बोलो। मैम 31st मतलब लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से देखना है, या जिस हाँ, दिन पे जिस दिन से वो अमाउंट पेबल हुआ था वहां से लेकर के 31 मार्च तक, जिस पेबल हुआ था मई से लेके 31 मार्च तक, क्या अगर 6 मंथ से के ऊपर हो गए, 6 मंथ्स हो गया, तो आप रिपोर्ट करोगे। यहां पर पेबल था इन द मंथ ऑफ डिसंबर, 31 मार्च को 6 महीने हुए क्या? नहीं, 3 महीने ड्यू है, फिर नहीं रिपोर्ट कर देने का। बट ये दोनों ही ये जो कंडीशन है किस पे लगती है? अनडिस्प्यूटेड पे। क्योंकि डिस्प्यूटेड वाला होगा तो आपको हर हाल में रिपोर्ट करना है।
अनडिस्प्यूटेड हुआ तो तभी रिपोर्ट करोगे जब 6 मंथ्स हैज इलैप्स्ड, 6 महीने खत्म हो गए हैं कब से, जिस दिन से वो अमाउंट पेबल था तब से लेके 31 मार्च तक। आर वी क्लियर? मैंने बोला ना, वो दिखने के लिए क्लॉज छोटे दिखते हैं लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। नाउ यदि वो अमाउंट इज नॉट हैव बीन डिपॉजिटेड बिकॉज ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो मैंने डिस्प्यूट वाले केस में क्या बोला था, हर हाल में रिपोर्ट करना है। देन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड द फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग शेल बी मेंशन्ड। मतलब पहले सिर्फ इतना याद रखो कि अगर कोई अमाउंट डिस्प्यूटेड है तो कितना अमाउंट का डिस्प्यूट है और कौन से फोरम में। अभी फोरम क्या होते हैं, कमिश्नर के पास पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट में केस चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में। दीज आर फोरम्स, डिफरेंट फोरम्स, राइट। सो कौन से फोरम में पेंडिंग है और कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है वो मेंशन करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर, ठीक है। बट याद रखो बहुत बार ना, कभी कभी सिर्फ अपने को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, सीए वगैरह जाते हैं या क्लाइंट को जाना पड़ता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन, मियर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। तो खाली रिप्रेजेंटेशन पर्पस से अगर क्लाइंट पे गया है तो उसको डिस्प्यूट मत कंसीडर कर लेना। कभी कभी डिपार्टमेंट को लगता है क्लैरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाते हैं लोग, तो उसको डिस्प्यूट मत कंसीडर करो। बट अगर एक्चुअली डिस्प्यूटेड है तो क्या अमाउंट है और किस फोरम में डिस्प्यूट चालू है, लिटिगेशन चालू है। यस, क्लॉज 7 अच्छा है, पढ़ो अभी एक बार वापस उसको। मैम हम्म। मैम ये सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, ये बोल जो रहा है लास्ट में कि सबसेक्शन सब क्लॉज ए में जो डिपॉजिट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो डिस्प्यूट होगा। क्या क्या क्या, आपका वो आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? मैम ये क्लॉज बी में ये बोला जा रहा है क्या, जो क्लॉज ए में डिपॉजिट डिस्क्राइब किया गया वो अगर डिस्प्यूट होगा तो उसका अमाउंट कितना इन्वॉल्व होता है और कौन से फोरम पे डिस्प्यूट इन्वॉल्व है वो मेंशन करना है क्या? नहीं, व्हाट दे आर सेइंग इज कि अगर कोई भी अमाउंट है जो कि स्टार्ट ड्यू है, ठीक है, बट वो डिपॉजिट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ एनी डिस्प्यूट, जीएसटी अमाउंट है, पीएफ, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वो अमाउंट अगर बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट नहीं है तो बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट जमा नहीं हुआ है तो उसका अमाउंट एंड किस फोरम में पेंडिंग है वो बताना पड़ेगा। दे आर रेफरिंग टू ऑल दोस थिंग्स। क्या बोलती है पब्लिक? आगे जाएंगे थोड़ा सा और हैवी, एक और लेते हैं, उसके बाद विल टेक सम ब्रेक ताकि आपको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिलेगा कंटेंट को। कम टू क्लॉज 9। क्लॉज 8 हो चुका था अपना ऑलरेडी, ठीक है। क्लॉज 9 के अंदर
टोटल ऑफ 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहला, ये रीपेमेंट ऑफ ड्यूज है। ये कौन से लोगों के ड्यूज की बात कर रहा है? किसी भी व्यक्ति से यदि आपके क्लाइंट ने पैसा लिया और रीपेमेंट नहीं किया, your client has not repaid the amount of loan or borrowing taken from any lender, so in that case आपको एक 6 columnar format में रिपोर्ट करना पड़ेगा। What did I say? Whether the company has defaulted in the repayment of loan or other borrowing or in the payment of interest thereon to any lender. If yes, then the period and the amount of default to be reported as per the format below. First column, नेचर ऑफ द बोरिंग, कौन सा लोन लिया है, क्या लिया है, मतलब इज इट अ डिबेंचर, इज इट अ बैंक लोन, व्हाट काइंड ऑफ बोरोइंग दिस इज, ठीक है। सेकंड, नेम ऑफ द लेंडर, किससे लिया है वो, कितना अमाउंट नहीं पे किया, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे कितना पैसा पे नहीं किया है, क्या वो पैसा प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, वॉट एवर इट इज मेंशन दैट, कितने दिन का डिले हुआ है, नंबर ऑफ डेज डिलेड और अनपेड, एंड आपका कोई स्पेशल रिमार्क है तो वो, what did I say? The nature of borrowing, including debt lender wise, to be provided in case of default of bank, financial institution, or government. Name of the lender, amount not paid on due date, whether it is principal or interest, number of days or unpaid, number of days delay or unpaid, and the remarks if any. Yes. सबसे पहला ये रिपोर्टिंग होगा, दिस इज पॉइंट 1 कवर्ड। पॉइंट 2, जब कोई व्यक्ति बार बार बैंक का पैसा डिफॉल्ट करता है ना, तो बैंक उसको क्या कर देता है, विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देता है। विलफुल डिफॉल्टर, आपको रिपोर्ट करना है कि क्या आपके क्लाइंट को किसी भी लेंडर ने, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर लेंडर ने क्या डिक्लेयर किया है, विलफुल डिफॉल्टर। यस। पॉइंट 2 कवर्ड, पॉइंट 1 कवर हो गया 6 कॉलमनर फॉर्मेट में जो आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर डिफॉल्ट हुआ है तो उसका क्या अमाउंट है, कौन से पीरियड से है, क्या प्रिंसिपल है, क्या इंटरेस्ट है, कोई रिमार्क है, नेम ऑफ द लेंडर एंड नेचर ऑफ बोरिंग, वेदर योर क्लाइंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर। सिंपल यस नो, इतना ही आंसर है उसका। नेक्स्ट, अनदर यस नो वाला क्वेश्चन, आप कभी भी लोन लेते हो ना बैंक से, तो आपको बताना पड़ता है कि लोन का यूज क्या है, वेदर इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल, वेदर इट इज फॉर बिल्डिंग एनी फिक्स्ड एसेट, एनी पर्पस इट इज। आप बैंक से लोन लेते हो तो कार लोन, होम लोन, ये सब बताना पड़ता है ना किस चीज का पैसा है। सो इफ योर क्लाइंट हैज टेकन मनी, उसने भी पर्पस के लिए लिया होगा, किसी पर्पस के लिए, यस, बट दे हैव नॉट अप्लाइड इट फॉर द पर्पस फॉर विच दे हैव टेकन द लोन। मतलब कार लोन का पैसा लिया लेकिन कार नहीं खरीदा, उससे अपना घर बनाने में पैसा लगा दिया। आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल बट यू अंडरस्टैंड। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनी हैज टेकन द वर्किंग कैपिटल लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट लेकर के फिक्स्ड एसेट खरीद रही है, चलेगा क्या आपको? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड एसेट क्यों खरीद रहे हो उससे आप? मनी ब्लॉक हो जाएगा ना आपका फिक्स्ड एसेट में। सो वेदर द टर्म लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन्ड, ये टर्म लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ नॉट, द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, कितना पैसा डाइवर्ट किया है, एंड द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड, किस पर्पस के लिए यूज किया है। कंपनी ने कोई टर्म लोन लिया 5 साल 10 साल का, दे हैव अप्लाइड इट नॉट फॉर द पर्पस जिसके लिए उसने लिया हुआ है, तो कितने अमाउंट को डाइवर्ट किया है, पूरा किया है, 50% किया है, 80% किया है, एंड फॉर व्हाट पर्पस दे हैव यूज्ड, यू हैव टू रिपोर्ट इट। 3 रिपोर्टिंग हो गया, एक तो नॉर्मल डिफॉल्ट 6 कॉलमनर फॉर्मेट में, दूसरा विलफुल डिफॉल्टर है क्या, यस नो, तीसरा टर्म लोन का सेम पर्पस के लिए अप्लाई किया है, अगर नहीं तो कितना अमाउंट डाइवर्ट हुआ है एंड किस पर्पस के लिए यूज हुआ है। यस, डन। 3 मोर पॉइंट्स, ज्यादा नहीं है, 3 मोर पॉइंट्स बस। अगर टर्म लोन लिया गया था किसी शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, बट उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज किया गया है, तो आपको बताना है नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। मैंने आपको बताया ना, दे हैव टेकन द शॉर्ट टर्म पर्पसेस क्या होता है कि मेरा करंट बिजनेस चल जाए,
उसने पैसा लेकर के बिल्डिंग ही बना दिया, व्हाट विल हैपन? माय करंट बिजनेस, मेरा करंट फाइनेंशियल मुझे अच्छा करना था, तुम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पैसा डाइवर्ट करोगे तो फिर वापस करंट बिजनेस को चलाने के लिए कैसे पैसा आएगा तुम्हारे पास, राइट? So if you have taken the funds for the short term purpose but utilize it for the long term purpose, then the nature and the amount to be indicated. Is this point very much related to इसके नीचे वाला पॉइंट क्या था? The term loan applied for the purpose other purposes, उसी के जैसा है, एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। यस, यस मैम। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए, 2 more point एंड दिस क्लॉज विल बी डन। क्लॉज 9। कभी कभी क्या होता है, आपको सीएफएस वाला वो याद है एग्जाम्पल, सीएफएस? तो एक होती है पेरेंट कंपनी और फिर होते हैं उसकी सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जेवी कंपनी। यस, सब्सिडरी कंपनी को चाहिए था लोन, सब्सिडरी कंपनी को नहीं मिल रहा था लोन, पेरेंट कंपनी ने लोन लिया और सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया। दे हैव ट्रांसफर्ड द मनी टू सब्सिडरी। अंडरस्टूड द केस? पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के लिए लोन ले लिया बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। Whether the company has taken any funds from any entity or person on account to meet the obligation of its subsidiaries, associate और JV, अपने सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी का ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए कंपनी ने किसी पर्सन से या किसी एंटिटी से क्या ले लिया? लोन ले लिया, फंड्स ले लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है सो यू हैव टू एक्सप्लेन जस्ट द नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट। क्या? नेचर एंड अमाउंट, किस तरह से आपने वो फंड लिया हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन किया है, व्हाट इज द अमाउंट। सिंपल रिपोर्टिंग है, एकदम सिंपल पॉइंट है ये, राइट? लास्ट, कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने लोन लिया, खुद के लिए लिया, किसी और के लिए नहीं। पॉइंट 5 क्या है? पेरेंट कंपनी ने लोन लिया, खुद के लिए लिया, लेकिन बदले में उसको क्या देना था? सिक्योरिटी। दे हैड टू गिव द सिक्योरिटी टू द बैंक, राइट? जो लोन दे रहा है उसको। दे डिडंट गिव एनी ऑफ देयर सिक्योरिटी। बोला मेरा सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट मैं आपको सिक्योरिटी की तरह दे रहा हूं। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? योर क्लाइंट हैज टेकन लोन, आपके क्लाइंट ने, सपोज दिस इज योर क्लाइंट, दिस इज योर क्लाइंट, ठीक है? इसने लोन लिया, बदले में इसको क्या देना था? सिक्योरिटी टू द बैंक। बोला मैं, मेरे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक काम करता हूं, मेरा ये सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, एक काम करो ये ले लो सिक्योरिटी। अगर ऐसा कुछ आपके क्लाइंट ने किया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? Whether the company has raised loan during the year on pledge of securities held in subsidiary, joint venture or associate company. If so, give the details thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loan. पहली बात तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यस उन्होंने ऐसा किया है जहां पर प्लेज ऑफ सिक्योरिटी में उन्होंने सिक्योरिटी विद द जेबी एसोसिएट दिया है, एंड दूसरा अगर उस अमाउंट में कुछ भी उन्होंने डिफॉल्ट किया है तो रीपेमेंट में। देयर आर टोटल ऑफ 6 पॉइंट्स, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। 5 पॉइंट तो ये हो गए आपके, एक विलफुल डिफॉल्टर, एक टर्म लोन का जो एप्लीकेशन है वो नॉट फॉर द पर्पस था, एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिया गया लोन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अप्लाई किया, एक फंड लिया लेकिन अपने खुद के यूटिलाइजेशन के लिए नहीं, सब्सिडरी की ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, लास्ट में फंड लिया हमने खुद से लेकिन अपनी सिक्योरिटी नहीं दी, एक काम अपने जेबी एसोसिएट सब्सिडरी की सिक्योरिटी दे दी। एंड वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज कि कोई भी लोन उन्होंने लिया है उसका डिफॉल्ट कर दिया है, दे हैव नॉट डन द, उसमें 6 बनेगा। How many clauses are done out of 21? थर्टीन क्लॉजेस में 13 is done.
टुडे वी डिड 4 बिग क्लॉजेस, ठीक है, अलॉन्ग विथ 9 हमने पहले कर चुके थे, 4 अभी बड़े क्लॉजेस हो गए अपने, ठीक है। 8 क्लॉजेस अपने बाकी हैं। True. Can I take one more clause? Can you learn one more? Last for the day. Now this is something जो थोड़ा आपके लिए हैवी हो सकता है, बट मैं इसको वापस रिवाइज कराऊंगी जब अपन सेक्शन 143 पढ़ेंगे अंडर चैप्टर 8, ठीक है। एक कंपनी में ना एक स्टैंडर्ड याद करो, एक स्टैंडर्ड होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड। जब भी आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, ठीक है, और आपको कोई भी ऐसा फ्रॉड होता हुआ दिखता है, आपके नोटिस में आता है, सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू 2 पीपल। 1, ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी, अगर कोई बोर्ड ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी को बताना पड़ता है। सेकेंड, यू ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट एक बात बताओ, आप क्लाइंट प्लेस में गए और 10,000 रुपए का फ्रॉड हो गया, डू यू रियली थिंक कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए ये चीज? दो मैम। नो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है क्या कि वो आपके 10,000 के फ्रॉड को देखते बैठेगा कि? नो द मैम। आंसर इज नो, राइट? So when do you go to central government? When the fraud is of 1 crore or more. आपको क्लाइंट प्लेस पे 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड दिखेगा, और वो क्लाइंट आपका क्या है? कंपनी है, तो उस केस में यू हैव टू गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ऑडिटर एक फॉर्म फाइल करता है जिस फॉर्म का नाम होता है एडीटी 4। कंपनीज एक्ट का रूल 13 फॉलो करना पड़ता है। सो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 143, जिसका सबसेक्शन 12 एंड सबसेक्शन 13 के अंदर अलॉन्ग विद द रूल 13 ही है क्या, या रूल नंबर कुछ और है शायद इसका? जस्ट सेकंड ना, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आई कम बैक टू दैट। बट द पॉइंट इज, ये रूल्स के अंदर लिखा गया है कि अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हुआ, 1 CR और मोर, सो यू गो टू सीजी। लेस देन 1 CR का अगर फ्रॉड है तो आप ऑडिट कमिटी को बताओगे, ठीक है। नाउ ये जो मैंने आपको बोला, ये सेक्शन 143 में लिखा हुआ है, ठीक है, and ऐसे 240 भी सेम चीज बोलता है। कारो के क्लॉज 11 में आपको 3 चीजें रिपोर्ट करनी होती है। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व टू बी इंडिकेटेड। क्या मैंने बोला? क्या कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है? क्या कोई फ्रॉड नोटिस हुआ है या रिपोर्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर? इफ यस, कारों में इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, प्लीज वो 1 करोड़ यहां मत लगाना चालू कर देना। फर्स्ट पॉइंट के अंदर एनी अमाउंट का भी फ्रॉड होगा वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। यस, आर वी क्लियर? सेक्शन 143 के रिक्वायरमेंट को पॉइंट 1 से कंफ्यूज मत करना। पॉइंट 1 से कि अगर 1 रुपए का भी फ्रॉड है, कंपनी ने किया है, कंपनी के ऊपर हुआ है, वॉट एवर ड्यूरिंग द पीरियड अगर हुआ है, तो यू नेचर ऑफ फ्रॉड क्या हुआ है एंड कितने अमाउंट का हुआ है वो इंडिकेट करना है। आर वी क्लियर गाइस? सेकेंड, ये 1 CR और लेस देन 1 CR वाला पॉइंट सेकेंड पॉइंट पे आता है कि वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म ADT 4 एज per द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी रिपोर्ट फाइल हुई है, और याद रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर ने रिपोर्ट फाइल की है, तो मतलब फ्रॉड 1 CR के ऊपर ही है, 1 CR और मोर ही है, मतलब वापस कारों के अंदर सेम चीज रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बताना ही है, बट कारों के पॉइंट 2 में आके फिर से रिपोर्ट करना है। आर वी क्लियर गाइस? थर्ड,
विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स। विसिल ब्लोअर पॉलिसी क्या होता है मालूम है आपको? यस मैम। व्हाट इज विसिल ब्लोअर पॉलिसी? और मैम, जैसे कंपनी के एम्प्लॉय अगर कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो जाके आपको इन्फॉर्म करते हैं। अगर मैं भी एक एम्प्लॉय है, मानवी भी एक एम्प्लॉय है, मानवी को पता चला कि मैं कंपनी के सप्लायर के साथ में मिलकर के रेट फिक्सिंग का काम कर रही हूँ ताकि मुझे पर्सनल बेनिफिट हो और वो सप्लायर को पर्सनल बेनिफिट हो, सो मानवी चाहती है तो विसिल ब्लोअर पॉलिसी को यूज करके कंपनी में जाके कंप्लेन कर देगी, वो भी उसी की एम्प्लॉय है। और कंपनी सीधे से सीधे मानवी की आइडेंटिटी को क्या करेगा? कंसील करके रखेगा। ठीक है। आपको क्या करना है? आप क्लाइंट फेस पे जाओगे, आपको ऐसे 240 की ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है। आप क्लाइंट को पूछना कि ड्यूरिंग द ईयर कितने विसिल ब्लोअर कंप्लेन रेज हुए हैं, मुझे बताओ। और यहां पर आके कारो की रिपोर्ट में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि वेदर यू हैव कंसिडर्ड दोस कंप्लेंट्स और नॉट, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर विसिल ब्लोअर कंप्लेंट इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द। अगर नहीं आई है कोई कंप्लेंट तो नहीं कंसिडर करोगे, बट अगर आई है और आपने कंसिडर किया है तो फिर वो आपको यहां पर बताना पड़ेगा। यस। फर्स्ट पॉइंट था कोई भी फ्रॉड है, आपको नोटिस हुआ है, आपको अमाउंट एंड नेचर रिपोर्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, अगर सेक्शन 143 को फॉलो करते हुए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग की है DT4 में, तो पॉइंट 2 में रिपोर्ट करना है, क्लॉज 2 के, क्लॉज 11 के। एंड लास्ट, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर जो विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी क्या आपने वो कंसिडर किया है? तो वो पॉइंट 3 ऑफ क्लॉज 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 में रिपोर्ट करोगे। 3 पॉइंट्स है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट हर एक पॉइंट लिखने के 1 मार्क्स मिलते हैं। डन। Now, see, Caro is not difficult. Caro was never difficult. When I used to study, my faculties used to study, anybody studied. Caro कभी भी, Caro ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट है। आप समझ रहे हो ना, जैसे ईओएम पैरा ओएम पैरा लिखते हो वैसे कारो का रिपोर्ट बनाना पड़ता है ताकि लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कंपनी के ऑपरेशनल कंडीशन के बारे में ज्यादा जानकारी मिले। तो इट इज नेवर कॉम्प्लिकेटेड, बट एक एक पॉइंट याद रखना, उसमें मेहनत करना पड़ता है। आपको एक्टिवली याद रखना है, एक्टिवली रिकॉल करना है उसको, क्योंकि कारो कभी भी आप अपनी, एक बात बताओ, कारो इज पार्ट ऑफ अ लॉ। विच लॉ? कंपनीज लॉ। कैन यू राइट योर ओन पॉइंट्स इनटू दिस? जो मन करेगा लोन टर्म्स, लोन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में जो भी एक्ट का याद आया उसको लिख दो, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। whenever there is something wherever there is a requirement coming from law, you cannot change the language. Can you change the language into standards on auditing? The answer is yes. वो लॉजिकल है, वहां पर थोड़ा बहुत चेंज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको बोलती हूँ कि सेंटेंसेस शॉर्ट करो, कीवर्ड्स इंक्लूड करो, बट कारो में कैन यू डू दैट? द आंसर इज नो। इसलिए कारो के जब आप वॉइस नोट बनाओगे तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट लैंग्वेज यू आर यूजिंग। योर आंसर, योर ऑल द पॉइंट शुड स्टार्ट विद द वेदर 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 वेदर। यस, अग्रीड? कैन यू प्लीज मेक योर रिविजन नोट्स टुडे? वॉइस नोट्स आप बनाओगे कारो का, ऐसे 706 का, प्लीज डू द रिविजन। हम एग्जाम के बहुत क्लोज आ चुके हैं, यू हैव टू रिवाइज योर स्टफ ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, वी हैव डन टोटल ऑफ 14, अभी 7 बचे हुए क्लॉजेस है जो हम कल कवर करेंगे। सो टुमारो वी विल हैव रिमेनिंग 7 क्लॉजेस। वी विल हैव ऐसे 710। ऐसे 710 का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बट आई वॉन्ट यू टू स्टडी दैट स्टैंडर्ड प्रॉपरली। कुछ थोड़ा मतलब है, मेहनत वाला स्टैंडर्ड है ये, इसको मुझे अच्छे से आपको कवर करवाना पड़ेगा। सो प्रोबेबली माय 1.5 आवर विल गो इनटू दैट। माय 7 क्लॉजेस में बाकी टाइम जाएगा, एंड टुमारो शायद अपना सिर्फ इतना हो पाए। ठीक है, डन? क्या बोलती है पब्लिक? शेल वी मीट टुमारो गाइस अगेन? रिवाइज करके आओगे? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच decent kids. I really enjoy teaching you all, but please keep on revising. If you have any doubt, you can reach out to me always. Done? All right. I'll upload the recording if you want, if anyone of you want to refer to the recording, but I'll prefer that you do your own self-study, make notes, solve questions. अच्छा, homework दे दूं प्लीज? क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बुक में कारो के जितने भी अपने क्लॉजेस हो चुके हैं, अभी 14 हो चुके हैं ना क्लॉजेस। Can you solve the questions of Caro from the writing practice book?
If anyone doesn't have the PDF of writing practice book, please ask any of the student will send and please solve those question. Writing में करो, लिख के जितना करोगे उतना ज्यादा याद होगा कारो. तो डोंट मेक द वॉइस नोट, क्वेश्चन से सॉल्व कर डालो उसके. ठीक है, क्लॉज अगर सपोज पर्टिकुलर क्लॉज का क्वेश्चन नहीं है, सिंपली खुद से ही लिख लो एक पीस ऑफ पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं. विल यू डू दैट? नाउ प्रियंका, कैन यू पोस्ट दिस होमवर्क इन द ग्रुप that everybody has to do it by tonight? Okay, ma'am. Like late night भी चलेगा, but आज मुझे करके भेज दो कारो. All right then, have a nice rest of the day, guys. Study well. Do your studies of other subject. I'm worried about them, not audit and SM anymore. ठीक है, चलो, bye 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 bye. Have a nice rest of the evening. Bye 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 bye.